नमस्कार प्रिय साथियों, यस ITI टेक्निकल क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के मॉडल पेपर से सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। यह क्लास ITI फर्स्ट ईयर के लिए है। ख़ास तौर से यह मॉडल पेपर CBT एग्ज़ाम को देखते हुए बनाया गया है। सभी क्वेश्चन आपके सिलेबस से ही लिए गए हैं, जो कि नीमी पैटर्न पे आधारित हैं। ये सारे प्रश्न पिछले एग्ज़ाम में आए हुए हैं, तो एक एक प्रश्न को बड़े गौर से देखिएगा। क्लास को आगे बढ़ाएं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास का आगाज़ करते हैं और पढ़ते हैं आज का पहला प्रश्न। प्रश्नों को बड़े गौर से देखिएगा और सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा। पहला प्रश्न स्क्रीन पे आ चुका है। What is the name of the diagram? आरेख का क्या नाम है? जैसा कि आप चित्र देख रहे हैं, तो इस चित्र को देख करके बताना है कि यह कौन सा आरेख है। स्थापना योजना है या लेआउट आरेख, वायरिंग आरेख या परिपथ आरेख। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सर्किट डायग्राम। इस तरह के डायग्राम को हम सर्किट डायग्राम के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सीसा अम्ल सेल में विद्युत अपघट्ट की तरह क्या उपयोग किया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अमोनिया क्लोराइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। तो साथियों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। सीसा अम्ल सेल में विद्युत अपघट्ट के रूप में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कौन सी विधि में बैटरी को कम धारा पर लंबे समय तक आवेशित किया जाता है? दिष्टकारी विधि, ट्रिकल आवेशन विधि, नियत धारा विधि या नियत विभव विधि। तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ट्रिकल आवेशन। तो ट्रिकल आवेशन विधि में बैटरी को कम धारा दी जाती है और लंबे समय के लिए चार्ज किया जाता है। यह वह अवस्था होती है जब बैटरी पूर्ण रूप से डिस्चार्ज हो जाती है, उस समय ट्रिकल आवेशन विधि का उपयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कौन सी युक्ति धूप को विद्युत ऊर्जा में बदलती है? फोटोवोल्टाइक सेल, लिक्विड क्रिस्टल डायोड या लाइट एमिटिंग डायोड या लाइट डिपेंड रजिस्टर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, फोटोवोल्टाइक सेल। फोटोवोल्टाइक सेल पे जब प्रकाश पड़ता है तो यह विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक कर दीजिएगा और दोस्त मित्र में शेयर भी कर दीजिएगा। विद्युत आवेश की इकाई क्या है? वोल्ट है, वाट है, एम्पियर है, कूलाम है। तो विद्युत आवेश को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? Q से प्रदर्शित करते हैं। Q बराबर होता है I इंटू टी। तो इसका एक मात्रक हो जाएगा एम्पियर सेकेंड, या इसे हम कूलाम के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ट्रांसफार्मर तेल में नमी को रोकने के लिए ब्रीदर में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? सिलिका जेल, सोडियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, चारकोल और नमक का मिश्रण। तो आप ट्रांसफार्मर में ब्रीदर देखे होंगे, जो कि कंजर्वेटर से जुड़ा होता है, पाइप के द्वारा जुड़ा होता है, जिसमें सिलिका जेल भरा होता है, जो क्या करता है? नमी को रोकता है। कंजर्वेटर में नमी तेल से मिलकर के तेल को नुकसान न पहुंचाए, इसलिए हम ब्रीदर लगाते हैं और ब्रीदर में सिलिका जेल होता है जो नमी को अंदर जाने से रोकता है। जो शुद्ध सिलिका जेल होता है, यानी जो अच्छा सिलिका जेल होता है, उसका रंग होता है नीला, और जो खराब हो जाता है, जो नमी युक्त होता है, उसका रंग हो जाता है पीला। तो ये भी एग्जाम में पूछता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिजली ट्रांसफार्मर में टैप चेंजिंग का उद्देश्य क्या है?
यानी जो पावर ट्रांसफार्मर होता है उसमें आप देखते होंगे टैप चेंजर लगा होता है। तो टैप चेंजर क्यों लगाया जाता है? टैप चेंजर इसलिए लगाया जाता है कि जब ट्रांसफार्मर पे लोड ज़्यादा होता है तो वोल्टेज का ड्रॉप होता है, तो उसके लिए क्या करते हैं, प्राइमरी से हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं। इसलिए क्या करते हैं, टैप चेंजर लगाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वितरण में वोल्टेज अनुपात को बदलने के लिए। ठीक है, क्या करने के लिए? वोल्टेज अनुपात को बदलने के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्नों को बड़े गौर से देखिएगा, आपके सीबीटी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यही प्रश्न आपके एग्ज़ाम में हूबहू पूछने वाले हैं, तो सभी प्रश्नों को गौर से देखिएगा। ट्रांसफार्मर का नाम क्या है? जैसा कि आप चित्र देख रहे हैं, तो चित्र देख करके आपको बताना है कि यह कौन सा ट्रांसफार्मर है। तो ट्रांसफार्मर में आप देख रहे हैं कि एक कोर है और कोर में 2 कॉइल ऐसे लपेटी हुई है। ठीक, अब ये जो कोर है आपको किस तरह का दिख रहा है? सेल टाइप दिख रहा है, एक घर के तरह दिख रहा है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ट्रांसफार्मर ऑटो ट्रांसफार्मर होगा, या कोर प्रकार का ट्रांसफार्मर होगा, या सेल प्रकार का ट्रांसफार्मर होगा, या ऑडियो आवृत्ति ट्रांसफार्मर होगा। तो चूंकि यह क्या है, एक कोर है, यानी कोर टाइप ट्रांसफार्मर है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, कोर टाइप ट्रांसफार्मर। चलिए अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर पर ओपन सर्किट परीक्षण द्वारा किस शक्ति हानि का आकलन किया जाता है? केवल हिस्टैरिसीस हानि, केवल भंवर धारा हानि, ताम्र हानि, या कोर हानि? तो साथियों, ट्रांसफार्मर पर ओपन सर्किट के द्वारा हम कोर हानि को ज्ञात करते हैं। ओपन सर्किट में द्वितीयक का जो सर्किट होता है वो खुला होता है, और प्राइमरी में हम क्या करते हैं, जो भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वाट मीटर, वोल्ट मीटर, ये सब लगा के रखते हैं, एम्पियर मीटर लगा के रखते हैं, जिससे कि कोर में एक धारा बहती है, नो लोड धारा, और उसी के द्वारा हम क्या करते हैं, कोर लॉसेस को ज्ञात करते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा, कोर हानि। ठीक है, तो ओपन सर्किट परीक्षण कोर हानि को ज्ञात करने के लिए करते हैं, और शॉर्ट सर्किट परीक्षण ताम्र हानि को ज्ञात करने के लिए करते हैं, और बैक टू बैक टेस्ट दक्षता और पावर फैक्टर तापमान ज्ञात करने के लिए करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 2 ट्रांसफार्मर के समानांतर संचालन के लिए कौन सी स्थिति बिल्कुल सही है? यह एग्जाम में आने वाले प्रश्न हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। तो विकल्प है भार की प्रकृति, शीतलन का प्रकार, कला अनुक्रम, या इस्तेमाल कुचालक की श्रेणी। तो कभी भी ट्रांसफार्मर को जब हम पैरेलल संचालन के लिए जोड़ते हैं, पैरेलल ऑपरेशन के लिए जोड़ते हैं, तो सबसे आवश्यक जो चीज़ होता है फेज अनुक्रम होता है। फेज अनुक्रम का मतलब RYB से होता है। ठीक, यानी दोनों ट्रांसफार्मर का जो फेज अनुक्रम है RYB है वो सेम होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फेज सीक्वेंस कला अनुक्रम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, पावर ट्रांसफार्मर पर लगे हुए ब्रीदर में नमी को कैसे नियंत्रित किया जाता है? सिलिका जेल का उपयोग करके, या ट्रांसफार्मर के तेल का उपयोग करना, या सोडियम क्लोराइड का उपयोग करना, या अमोनियम जेली का उपयोग करना? तो ब्रीदर में हम क्या लगाते हैं? सिलिका जेल होता है ब्रीदर में। तो सिलिका जेल का काम क्या होता है? नमी को रोकना, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा, नमी को नियंत्रित करना है। तो ब्रीदर में आपको सिलिका जेल अच्छा रखना होगा। तो अच्छे सिलिका जेल का रंग कैसा होता है? नीला होता है। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछता है। अगला प्रश्न है, पावर ट्रांसफार्मर में भाग का क्या नाम है? या आप पावर ट्रांसफार्मर का एक भाग है जो महत्वपूर्ण भाग है, इस भाग का क्या नाम है? तो ब्रीदर है, टैप चेंजर, या धमाका वेंट, या वुकोल्ज रिले। तो इसको हम किस नाम से जानते हैं? इसको जानते हैं वुकोल्ज रिले के नाम से, वुकोल्ज रिले के नाम से जानते हैं। वुकोल्ज रिले का काम होता है, ट्रांसफार्मर के अंदर कोई भी फॉल्ट होता है तो अलार्म के द्वारा आपको सूचना देना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, वुकोल्ज रिले। अगला प्रश्न है, वर्तमान ट्रांसफार्मर का कोर कम प्रतिघात और कम कोर हानि क्यों रखा जाता है? तो
तो बोझ को कम करने के लिए या निरंतर निर्गत बनाए रखने के लिए या उच्च स्थिर ढाल को रोकने के लिए या पढ़ने में त्रुटि को कम करने के लिए। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिनिमम एरर रीडिंग, यानी ट्रांसफार्मर की जो रीडिंग हो वो कम से कम एरर हो, उसके लिए क्या करते हैं हम, कोर का जो प्रतिघात होता है उसको कम रखते हैं और कोर का हानि भी कम रखा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, ट्रांसफार्मर से अधिकतम दक्षता प्राप्त करने के लिए क्या शर्त है? यानी ट्रांसफार्मर ज़्यादा इफ़िशियंसी कब देगा, मैक्सिमम इफ़िशियंसी कब देगा? तो वितरण ट्रांसफार्मर अगर है तो वितरण ट्रांसफार्मर की डिज़ाइन करते हैं फुल लोड का 50%, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर अधिकतम दक्षता तब देता है जब कोर लॉसेज, यानी जो आयरन लॉसेज होता है और जो कॉपर लॉसेज होता है, दोनों जब इक्वल हो जाता है तो क्या होता है, ट्रांसफार्मर अधिकतम दक्षता देता है। यानी ऑप्शन सी सही होगा, ताम्र हानि बराबर लौह हानि। जब ताम्र हानि लौह हानि के बराबर हो जाता है तो ट्रांसफार्मर अधिकतम दक्षता देता है। अगला प्रश्न देखते हैं, ट्रांसफार्मर में टुकड़े टुकड़े में कोर को उपयोग करने का क्या उद्देश्य है? आप ट्रांसफार्मर देखे होंगे तो ट्रांसफार्मर का जो कोर होता है वो पतला पतला लेमिनेटेड पत्तियों से मिलकर बनाया जाता है। तो ऐसा क्यों किया जाता है, कोर को टुकड़े टुकड़े में क्यों जोड़ा जाता है? तो इसका क्या कारण होता है? तो कोर को टुकड़े टुकड़े में जोड़ने का सबसे मेन कारण होता है भंवर धारा हानि को कम करना। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, भंवर धारा हानि को क्या करना है, कम करना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्नों को बड़े गौर से देखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। माइक्रोवेव ओवन में स्टीरर मोटर का क्या कार्य है? अंदर ठंडी हवा खींचता है, ऊष्मा को समान रूप से फैलाता है, गर्म हवा को बाहर निकालता है, या घूमता है और विद्युत चुंबकत्व ऊर्जा प्रदान करता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा बताइए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, घूमता है और विद्युत चुंबकीय ऊर्जा क्या करता है, दर्शाता है। चलिए अगला प्रश्न है, खाद्य मिक्सर में किस प्रकार की एसी एकल फेज मोटर का उपयोग किया जाता है? तो आप लोग देखे होंगे फूड मिक्सर दोनों तरफ चलता है कि नहीं? आप लोग चटनी उटनी पीसते होंगे तो फूड मिक्सर आप देखते होंगे दोनों तरफ चलता है उल्टा सीधा। तो उल्टा सीधा कौन सा मोटर चलता है? यूनिवर्सल मोटर चलता है। यूनिवर्सल मोटर एक ऐसा मोटर है जो दोनों दिशा में चलता है, एसी और डीसी दोनों पे कार्य करता है। यूनिवर्सल मोटर को एसी सीरीज मोटर के नाम से भी जानते हैं। यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं? तो फूड मिक्सर में करते हैं, और आपका सिलाई मशीन है वहाँ भी करते हैं, जो हेयर ड्रायर है वहाँ भी करते हैं, क्लीनर में भी करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यूनिवर्सल मोटर। अगला प्रश्न है, विद्युत इस्त्री का भाग का क्या नाम है? चित्र देख रहे हैं तो इस भाग का नाम क्या है आपको बताना है। सोल प्लेट, दबाव प्लेट, अब्रक कुचालक या एस्बेस्टस शीट। तो साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सोल प्लेट। आप देखे होंगे सोल प्लेट नीचे रहता है, ठीक है, प्रेस में सोल प्लेट कहाँ होता है, नीचे रहता है। तो विद्युत इस्त्री के भाग का क्या नाम है, सोल प्लेट। अगला प्रश्न देखिए, हीटिंग तत्व बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? चांदी, तांबा, नाइक्रोम या एल्युमिनियम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाइक्रोम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, ऊर्जा मीटर में रेंगने की त्रुटि को कैसे नियंत्रित किया जाता है? तो रेटेड वोल्टेज को कम करके, या प्रेरण भार को बढ़ा करके, या ब्रेक चुंबक की स्थिति को समायोजित करके, या डिस्क पर 2 छिद्र ड्रिल व्यास के विपरीत। तो आप ऊर्जा मीटर देखे होंगे, पुराना वाला जो ऊर्जा मीटर होता है उसमें क्या होता है कि लोड नहीं भी होता है, लोड ऊर्जा मीटर से नहीं भी जुड़ा होता है, तब भी वो क्या होता है, धीरे धीरे चलता रहता है। तो यह एक त्रुटि है। तो उस त्रुटि को कम करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए क्या करते हैं,
उसमें डिस्क लगाता है, उसमें डिस्क लगा होता है, तो डिस्क पर 2 छिद्र करते हैं, ठीक है, बाय ड्रिलिंग 2 होल्स डायमेट्रिकली ऑपोजिट ऑन द डिस्क, यानी जो छेद करते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे के विपरीत करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, डिस्क पर 2 छेद ड्रिल व्यास के विपरीत। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यदि सीटी का द्वितीयक खुला रखा जाता है तो क्या प्रभाव पड़ता है? सीटी का मतलब होता है करंट ट्रांसफार्मर। तो करंट ट्रांसफार्मर का क्या काम होता है? जो ट्रांसमिशन होते हैं, जो बड़े बड़े ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, तो वहाँ धारा को मेजरमेंट करने के लिए सीटी लगाते हैं। तो सीटी के बारे में पूछ रहा है कि सीटी का जो द्वितीयक बाइंडिंग होता है, अगर उसको खुला रख दें तो क्या होगा? तो सीटी का द्वितीयक बाइंडिंग अगर खुला रख देते हैं तो द्वितीयक बाइंडिंग क्या होगा? जल जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही होता है, ठीक है। सीटी का जो प्राइमरी बाइंडिंग होता है उसमें 1 से 2 कॉइल होते हैं, लेकिन सीटी के जो द्वितीयक बाइंडिंग होते हैं उसमें बहुत सारी कॉइलें होती है। इसका मतलब जो करंट ट्रांसफार्मर होता है वो क्या होता है? स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। क्या होता है? स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। तो ये भी आपके एग्जाम में पूछता है कि सीटी किस टाइप का ट्रांसफार्मर होता है, तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। सीटी के प्राइमरी में कितनी कॉइल होती हैं? तो अधिक से अधिक 2 कॉइल होती हैं और कम से कम 1 कॉइल होती है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चल कुंडली मीटर के एक समान पैमाने पर होने का क्या कारण है? यानी जो मूविंग कॉइल मीटर है उसका जो पैरामीटर है, आप देखें होंगे जो स्केल होता है वो एक समान होने का क्या मतलब है? तो एक समान होने का मतलब ये है कि जो विचलन कोण होता है, जो विचलन कोण होता है, यानी जो डिफ्लेक्टिंग टार्क होता है वो धारा के क्या होता है? सीधे समानुपाती होता है। धारा के क्या होता है? सीधे समानुपाती होता है। इसलिए उसका जो पैरामीटर होता है, उसका जो पैमाना होता है, स्केल होता है, वो एक समान होता है। यानी इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। विचलन आघूर्ण धारा के क्या होता है? अनुपातिक होता है। डिफ्लेक्टिंग टार्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फ्लोरोसेंट ट्यूब लैंप में टंगस्टन इलेक्ट्रोड को किस पदार्थ से लेपित किया जाता है? तो सिल्वर ऑक्साइड या फास्फोरस पाउडर या फ्लोरोसेंट पाउडर या बेरियम तथा स्टोर्सियम ऑक्साइड। तो देखिए जो फ्लोरोसेंट ट्यूब लैंप होता है उसके अंदर जो टंगस्टन का इलेक्ट्रोड लगा होता है उस पे बेरियम तथा स्ट्रोसियम ऑक्साइड का लेप लगाया जाता है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बेरियम तथा स्ट्रोटियम ऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। घरेलू वायरिंग स्थापना में अनुमत रिसाव वर्तमान क्या है? तो जो घरेलू वायरिंग होता है उसमें जो लीकेज करंट होता है, विद्युत नियम के अनुसार यदि 1/5000 फुल लोड करंट का अगर रिसाव होता है, फुल लोड करंट का 1/5000 यदि रिसाव होता है, यानी लीकेज करंट होता है, तो आपकी बिजली क्या कर दी जाएगी? कट कर दी जाएगी। तो 1/5000 से अधिक फुल लोड करंट का रिसाव नहीं होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 1/5000 गुणे फुल लोड करंट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। आईई नियमों के अनुसार पावर उप परिपथ के लिए अधिकतम अनुमेय भार क्या है? यानी ये पावर सब सर्किट के बारे में बात कर रहा है। तो पावर सब सर्किट के लिए जो नियमानुसार जो लोड होता है वो कितना होता है? 3000 वाट होता है। जबकि जो प्रकाश और पंखा परिपथ होता है उसके लिए होता है 800। तो 800 भार पंखा और प्रकाश के लिए होता है, जबकि पावर सर्किट के लिए 3000 वाट भार होता है, ठीक है। तो 3000 वाट तक आप पावर सर्किट में लोड दे सकते हैं और 800 वाट तक प्रकाश और पंखे सर्किट में लोड दे सकते हैं। पावर सर्किट में केवल 2 आप पॉइंट रखेंगे और प्रकाश और पंखा सर्किट के लिए 10 पॉइंट आप लगाएंगे। 10 पॉइंट का मतलब 10 लोड लगा सकते हैं, जैसे कि 2 पंखा हो गया, 1 कूलर हो गया, 1 ट्यूबलाइट हो गया, ऐसे करके 10 पॉइंट आप लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 3000 वाट, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए।
वायरिंग का ट्री सिस्टम किस स्थान पर सबसे उपयुक्त है? तो गोदाम वायरिंग है, औद्योगिक वायरिंग है, घरेलू वायरिंग है या बहुमंजिला भवन है? तो ट्री सिस्टम का उपयोग बहुमंजिला इमारत में किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग। ठीक है, ट्री सिस्टम वायरिंग बहुमंजिला इमारत में किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यह प्रतीक क्या दर्शाता है? इस प्रतीक को हम किस नाम से जानते हैं? तो ये है छत का पंखा। किसका है? छत का पंखा है। ठीक है, यदि ऐसे रहता है तो ये कौन सा पंखा होता है? ब्रैकेट पंखा होता है। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अगला प्रश्न है, वायरिंग परिपथ में प्रयुक्त प्रतीक का क्या नाम है? तो इस प्रतीक को देख करके बताना है कि यह लिंक है, फ्यूज है या पुल स्विच है या प्लग सॉकेट है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्लग और सॉकेट। यह जो चिन्ह आपको दिख रहा है प्लग और सॉकेट का है, ये है आपका प्लग और ये है आपका सॉकेट। चलिए, लिंक का कैसा होता है? तो लिंक होता है कुछ इस तरह का, लिंक कुछ इस तरह का होता है। ये लिंक का प्रतीक है और फ्यूज का प्रतीक है इस तरह का, ऐसा फ्यूज का प्रतीक होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। तो कंड्यूट पाइप कैसे निर्दिष्ट किए जाते हैं? तो लंबाई मीटर में किए जाते हैं या दीवार की मोटाई एमएम में किए जाते हैं या आंतरिक व्यास एमएम में या बाह्य व्यास एमएम में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंतरिक व्यास एमएम में। चलिए अगला प्रश्न देखिए। पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज के लिए फ्यूजिंग फैक्टर क्या होगा? तो इसका फ्यूजिंग फैक्टर बताना है। तो 1.1 होगा या 1.4 होगा या 2.1 होगा या 2.5 होगा? इसका उत्तर आप लोग बताइए क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1.4। ठीक, तो रिवाइवेबल फ्यूज का फ्यूजिंग फैक्टर 1.4 होता है। जो आप लोग घरों में फ्यूज यूज करते हैं उसका फ्यूजिंग फैक्टर 1.4 होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। पेंडेंट होल्डर संयोजन के लिए अंडर राइडर की गांठ का उद्देश्य क्या है? ढीले संयोजकों से बचाव के लिए या यांत्रिक शक्ति में वृद्धि या अत्यधिक कैंप कवर दबाव को रोकना या रिड्यूस स्ट्रेन फ्रॉम द टर्मिनल? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रिड्यूस स्ट्रेन फ्रॉम द टर्मिनल। चलिए अगला प्रश्न देखिए। विद्युत अपघट्ट के दौरान एकत्रित द्रव्यमान की गणना करने का सूत्र क्या होता है? तो इसका जो सूत्र होता है यम बराबर ZIT मिलीग्राम होता है। ठीक है, ZIT ग्राम होता है, मिलीग्राम नहीं होता है, ग्राम होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यम बराबर ZIT ग्राम। चलिए अगला प्रश्न देखिए। बैटरी की क्षमता कैसे बताई जाती है? वोल्ट में, वाट में, वोल्ट एम्पियर में या एम्पियर घंटा में? तो बैटरी की दक्षता एम्पियर घंटा में बताई जाती है। ठीक है, बैटरी की क्षमता एम्पियर घंटा में बताई जाती है। आप लोग देखेंगे गांव में अपने घर में बैटरी लगाए होंगे तो बोलते होंगे 1200 AH का है। कितने का है? 1200 AH का है, 1600 AH का है। चलिए, उस दोष का नाम बताइए जिस कारण से द्वितीयक सेल में प्लेट मुड़ जाते हैं। तो बकलिंग कहते हैं या अस्थानीय क्रिया कहते हैं, आंशिक लघुपतन कहते हैं या कठोर सल्फेशन के नाम से जानते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बकलिंग। जब प्लेट मुड़ जाती हैं तो उसको हम किस नाम से जानते हैं? बकलिंग के नाम से जानते हैं। ऐसा कब होता है? जब ज़्यादा बैटरी चार्ज हो जाती है उस समय बकलिंग की क्रिया होती है। ठीक है, तो बैटरी को ज़्यादा चार्ज नहीं करना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखिए। कंड्यूट सामग्री का क्या नाम है? चित्र को देखिए और बताइए। ये ठोस बैंड है या ठोस एल्बो है या निरीक्षण बैंड है या निरीक्षण एल्बो है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा इंस्पेक्शन बैंड, इंस्पेक्शन बैंड, निरीक्षण बैंड। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। विद्युत उपकरण में प्रयुक्त सामग्री का क्या नाम है? तो ये चित्र देख के बताना है। तो 2 पिन प्लग है या 3 पिन प्लग है या सीधे प्रवेश के साथ लौह संयोजक है या बगल प्रवेश के साथ चपटे संयोजन है? बताइए कैसा कनेक्टर है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आयरन कनेक्टर विथ डायरेक्ट एंट्री। तो 38 प्रश्न हमने कवर कर लिए हैं आज। ये पहला मॉडल पेपर था।
आगे भी आपको मॉडल पेपर हम प्रोवाइड कराते रहेंगे। इस मॉडल पेपर में आपके थ्योरी के 38 प्रश्न हमने कवर कर लिए हैं और सारे प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, सीबीटी एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो एक एक प्रश्न को बड़े गौर से देखिएगा, सारे प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आशा करता हूँ कि आज का जो मॉडल पेपर है आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगा। तो 100% गारंटी है कि एग्ज़ाम में आपके अच्छे नंबर आएंगे। जितने भी प्रश्न आज हमने मॉडल पेपर में पढ़ाए हैं सभी प्रश्नों को रट जाइएगा, ठीक है।